हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके सीटेट सितंबर 2016 का पेपर। तो दोस्तों, आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, तो जितने भी हम जो है एकत्रित कर पाते हैं सभी का हल अपने जो है इस चैनल पे आपको उपलब्ध करा देंगे और उसकी प्लेलिस्ट आपको जो है सीटेट प्रीवियस ईयर एग्जाम करके बना देंगे। तो दोस्तों, आप सभी को एक एक करके देख सकते हैं और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं सभी को आपको हम इसमें डिस्कस और समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। आपका देखिए, हम देखने वाले हैं आपकी ई बुक लिस्ट है जो आपका उसके जो है सितंबर 2016 का पेपर। तो चलिए दोस्तों, हम इसको स्टार्ट करते हैं आपके प्रश्नों को। देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न हैं। तो चलिए हम देखते हैं आपके प्रश्न। देखिए तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही और सबसे उपयुक्त आपको उत्तर चुनना है, जिसमें जो चार ऑप्शन होंगे उसमें से आपको सबसे जो आपका उचित और सबसे सही होगा, उपयुक्त होगा, उसी को आपको इनमें से सही बताना है। दोस्तों, हम सिर्फ हिंदी जो है पढ़ते जाएंगे, बाकी का आपको समझना है। देखिए, अगर क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे तो दोस्तों बहुत जो है देर हो जाएगी। देखिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम पढ़ते हैं आपका प्रश्न। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो क्या है दोस्तों, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो चलिए हम देखते हैं आपकी विधि। तो आप पहली देखेंगे, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद दूसरा देखेंगे, जो आपका सबसे उपयुक्त होगा उसी को हम जो है इसमें लेंगे। और देखिए, जब विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड करना। तो दोस्तों, इसको तो हम जो है आउट कर ही देंगे, इसमें दंड है। और देखिए, पुराने संप्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना प्रत्ययों को आप अपने आप समझ जाना चाहिए। दोस्तों, यह होगा नहीं। याद करने के लिए कहकर, तो दोस्तों इसको भी हम जो है ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमको रटाना नहीं है कुछ भी चीज़। तो आपको सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन लग रहा है वो हमें, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों को किसी को बहुत से उदाहरण देना चाहिए और दोस्तों उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। तो दोस्तों, इससे बच्चा जो है अच्छा और स्थायी रूप से सीख सकेगा। तो दोस्तों, आपका जो है पहला ऑप्शन इज आई मतलब आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम आपका देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो देखिए, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो दोस्तों, वह कौन सा वातावरण होगा जहां पर प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से 6 तक के बच्चे सीख सकेंगे? तो दोस्तों, आपको इन चारों ऑप्शन में से किसी एक पर जो है सबसे उपयुक्त होगा उसी को आपको लेना है। देखिए, पहला हम देखते हैं, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। दोस्तों देखिए, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इस प्रकार के जो है शब्द जो नेगेटिव होते हैं। अब देखिए दूसरा, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थी से निष्क्रिय। तो दोस्तों, इसको भी निष्क्रिय है, वहां पे हटा दो इसको। दोस्तों, उसी को इसको खत्म कर दो, यह हो नहीं सकता है। अब देखेंगे तीसरा, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, यह आपका जो है सब ठीक है, परंतु चौथा भी देख लेते हैं, जहां शिक्षक एकाधिकारीवाद। तो दोस्तों, यह हो नहीं सकता है, इस पे भी नेगेटिव वर्ड है। तो दोस्तों, आपका कौन सा सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा? कहाँ पे बच्चा सीखेगा? जहां संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे जो है वह सीख सकेगा। अब हम देखेंगे आपका जो है, देखिए तीसरा प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कोए को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार में क्या पता चलता है? तो दोस्तों देखिए, क्या पता चलेगा? बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित हैं, क्योंकि वह पहचान गया। दोस्तों, यह तो आपको जो हमें सही लगता है। और देखिए, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, यह भी दोस्तों ठीक है। और देखिए, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा की कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो दोस्तों, यह भी जो है ठीक है। तो दोस्तों, अब देखिए, आपको इनमें से चारों में से किसी एक को छांटना है।
या ए बी सी सही है, क्या केवल बी है? तो दोस्तों आपके तीनों सही हैं, तो आपका जो है एक फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को क्या कहे कि उनमें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखने योग्य बात क्या है, अगर आप इसको समझेंगे तो देखिए, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को क्या कहे कि भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो देखिए, काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। तो दोस्तों यह भीतरी प्रेरणा नहीं हो सकती। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। दोस्तों जो है यह आपका जो है ठीक लग रहा है। अब देखिए, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, और देखिए तुम उससे जैसा क्यों नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों यह जो है तुलना करनी नहीं है हमें। तो दोस्तों इसमें आपको सही ऑप्शन कौन लग रहा है, आप बताइए। देखिए हमें जो है आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो दोस्तों यह क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। चलिए दोस्तों, आपका पांचवा प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको देखेंगे, हम समझेंगे कैसे कर सकती है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कैसे करेगी। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उसमें निपुणता पाने में उनमें मदद करे। और दोस्तों साफ सफाई पढ़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी, उनमें चिंता और डर और प्रतियोगिता। तो दोस्तों यह हो नहीं सकता। अब बचा अपना दूसरा और पहला, तो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करने, साफ सफाई, इनाम। तो दोस्तों इनाम वाला हो नहीं सकता, आपका जो है इसमें होगा आपका पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उसमें लक्ष्य निर्धारण करने की और उसमें निपुणता पाने में उनमें मदद करे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रीवियस ईयर जो है आपका सीटेट में ब्रह्मास्त्र माना जाता है। प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, उसका जो है सिलेबस है फिक्स्ड है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आपका 6वां प्रश्न है, जो कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र में से। अब देखिए, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करता है। इसी प्रारंभिक कक्षा आप समझ सकते हैं, प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करता है। तो देखिए, अब हम देखेंगे आपके जो है जो ऑप्शन दंड। दोस्तों इसको खत्म कर दीजिए अगर आपको जो नेगेटिव वर्ड मिलते हैं। अब देखिए, ऐसे काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में वे बच्चे को अंक पा सकें। और दोस्तों देखिए, प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। इसको आपको ध्यान में रख के देखिए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना ही पसंद करें। और रट कर, तो इसको भी कट कर दीजिए। अब बचा आपका कौन, दूसरा और तीसरा। तो ऐसे अंक जिसमें परीक्षा के अंत में अंक पाने के लिए नहीं, दोस्तों यह हो नहीं सकता है। सीखने के लिए सीखें, जिज्ञासु बने और सीखने से उनका जो है सीखने के लिए पसंद करें, आपका जो है तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों इसको समझते जाएंगे आप, अगर इस सभी प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपको कोई ना कोई जो है प्रश्न वहाँ पे देखने को मिल सकेगा। देखिए हम देखेंगे आपका 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। तो दोस्तों प्रभावशाली विद्यालय का कौन सा उदाहरण है, तो इसमें आप बताइए, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम या प्रतियोगितात्मक कक्षा। यह हो नहीं सकता है, प्रतियोगिता आप करा नहीं सकते हैं। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन और शारीरिक दंड। तो दोस्तों इसमें आप जिस सब नेगेटिव वर्ड हैं, देखिए प्रतियोगिता और तुलनात्मक और शारीरिक दंड। तो दोस्तों आपका जो पहला ऑप्शन है फर्स्ट, आपका व्यक्ति सापेक्ष अधिगम आपका सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम आपका 8वां प्रश्न है, विकास का सिर पदानुमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, देखिए सिर पदोन्मुखी, इसका मतलब कैसे होता है, आपका विकास कैसे होगा, सिर से पैर की ओर होगा, ग्रामीण से शहरी की ओर होगा, और सामान्य से विशिष्ट की ओर, भिन्न से एकीकृत की ओर। तो दोस्तों आपने यह पढ़ा होगा, आपका जो विकास होता है हेड से पैरों की तरफ होता है, यानी हेड टू टू, यानी हेड टू टू आपका विकास होता है। तो इस प्रकार दोस्तों अब हम आगे देखेंगे 9वां प्रश्न है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भाषा विकास आपका कब हो सकता है दोस्तों, जो आपका जो समय है
पीरियड है तो वो भाषा विकास का वह कौन सा है? देखिए, वयस्क अवस्था में भाषा विकास होता है, या प्रारंभिक बचपन के समय, पूर्व जन्म से पूर्व का समय, और वो मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था। दोस्तों वयस्क अवस्था में आपका विकास होगा तो आप फिर क्या करेंगे भाषा के बिना? तो दोस्तों प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है उसमें आपका भाषा विकास होता है। दोस्तों यह आप समझ सकते हैं। अब देखिए 10वां प्रश्न आपका, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो दोस्तों किसकी प्रतिक्रिया का जो है परिणाम होगी? तो इसको हम देखेंगे, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, और अनुवांशिक और पर्यावरण, और वृद्धि और विकास। तो दोस्तों इसमें आपका होगा हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? तो चलिए दोस्तों इसमें देखिए, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, और जो है परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पड़ोस, तो विद्यालय और पास पड़ोस। तो दोस्तों विद्यालय और पास पड़ोस आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, आपका 12वां प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो दोस्तों अब इसमें आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो इसमें क्या पूछा है? संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण किसका? लेव वाइगोत्स्की का। तो दोस्तों इसमें आपका मानसिक प्रारूप या स्कीमाज। तो दोस्तों यह आपका किससे संबंधित है? जीन पियाजे से, उद्दीपक, अनुक्रम, युग्मक, यह हो नहीं सकता है, संतुलन, या तो दोस्तों जहाँ पे भी लेव वाइगोत्स्की आएंगे वहाँ पे आपको समाज और सामाजिक ढूंढना है। जहाँ पे आपको सामाजिक और समाज से संबंधित कुछ मिलता है आप उसको लगा देंगे, आपका ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। हम देखते हैं आगे, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कुहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? चलिए इसको हम देखते हैं। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। देखिए दोस्तों इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तब जाके समझ पाएंगे। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो यह कौन सा है जो ईमानदार रहना चाहिए? तो क्या आप अच्छा लड़का अनुकूलन है, या कानून व्यवस्था अनुकूलन है, दंड सहकारिता अनुकूलन है, और सामाजिक संकुचन अनुकूलन है? तो दोस्तों यह आपका कौन सा होगा? यह होगा आपका, दोस्तों आपने उसको पढ़ा होगा तो आपको अच्छा लड़की और अच्छा लड़का जो अनुकूलन है उसमें से यह फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यह जो कानून के हिसाब से तो कर नहीं रहा है, और जो है दंड से तो इसका कोई लेना देना है नहीं। इसलिए अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की जो कोशिश और प्रयास किया जाता है दोस्तों वही इसमें सोपान के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, इसमें हम बात करेंगे आपके ईश्वरीय न्याय विश्वास, या शिक्षकों और माता पिता का प्रोन्नबलन, या शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, और वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो दोस्तों आपका पर्यावरण की सक्रिय, दोस्तों जहाँ पे यह शब्द मिल जाता है यह जो है सही ऑप्शन होता है, तो आपका जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब हम देखेंगे आपका 15वां प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो देखिए, स्कीमा निर्माण या वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन होता है। तो दोस्तों नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं की संशोधन का परिणाम, तो दोस्तों आपको यह पता होगा कि अगर जब आपका जो है संशोधन अगर ऐड किया जाए उसमें, तो दोस्तों आपका होता है, देखिए अनुकूलन के अंतर्गत आएगा समावेशन और समायोजन। अब हम देख रहे हैं आपका, तो दोस्तों देखिए समावेशन और समायोजन आपका संशोधन करने के लिए, जो अगर संशोधन हो रहा है परिणाम में तो इस प्रकार आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। और अगर दोस्तों उसमें ऐड हो रहा है कुछ जो जानकारी आप ऐड कर रहे हैं, तो दोस्तों वह जो है आपका समावेशन और अनुकूलन के अंतर्गत आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब हम देखेंगे आगे,
इस प्रकार देखेंगे हम 16वां प्रश्न है आपका, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। प्रगतिशील कक्षा में समावेशन को हतोत्साहित करता है, हतोत्साहित होना नहीं है दोस्तों। अब आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। और दोस्तों नियामक, तो दोस्तों इसमें से देखिए नियामक कैसे हो सकता है। और दोस्तों जहाँ पे खोज और जो सक्रिय और जो है विभिन्न परिणाम और जो है विभिन्न संदर्भों में इस प्रकार के शब्द आते हैं, वही आपका जो है ऑप्शन सही होता है। तो दोस्तों खोज को प्रोत्साहन देना है जो है अधिगम का सुगम बनाएगा। अब देखिए 17वां प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, तो दोस्तों इसमें आपको बताना है हार्वर्ड ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसको हम दिखा देते हैं आपके लिए। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्षमता भाग और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। हर बच्चे को प्रत्येक विषय भिन्न भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धि विकसित हो सकें। तो दोस्तों सभी बुद्धियाँ क्या होता है यार। तो देखिए बुद्धि केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से निर्धारण किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे 18वां प्रश्न है आपकी, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है कि लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार में संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए अपने आप में यानी आत्म केंद्रित, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया करेगा, मैं उसको करेगा और लेव बायगोत्स्की इसकी खोजबीन मानेगा। जबकि जीन पियाजे और लेव बायगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। और दोस्तों आगे देखेंगे हम जीन पियाजे और लेव बायगोत्स्की इसकी व्याख्या विचारों के अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। और देखिए आपका जो है 4वां है, जीन पियाजे और अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव बायगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा की अपनी क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों आप बताइए इन चारों में से आपको कौन लग रहा है। देखिए प्रश्न पढ़ लीजिए आप, इनमें से कौन सा हो सकता है। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, अहम केंद्रित, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव बायगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा। तो दोस्तों जहाँ पे जीन पियाजे ने अहम केंद्रित भाषा कहा है उसी भाषा को लेव बायगोत्स्की ने क्या कहा है, निजी भाषा कहा है, यानी प्राइवेट स्पीच कहा है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आपका 19वां प्रश्न, लिंग क्या है दोस्तों। अब बताइए इनमें से 19वां प्रश्न, तो इनमें से आपका लिंग कौन होगा दोस्तों, सहज गुण होगा या सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता या शारीरिक संरचना। तो दोस्तों लिंग आपका क्या होगा, सामाजिक संरचना। अब चलिए 20वां प्रश्न देखिए। चलिए लेव बायगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे। समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इसको। देखिए तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण इसको हटा दो दोस्तों, और वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार और सहयोगी प्रोजेक्ट और मानवीकृत परीक्षण। तो दोस्तों इसमें से आपका कौन सा होगा, तो सहयोगी प्रोजेक्ट इसमें से आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका तीसरा सही ऑप्शन होगा। अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए, शिक्षक को बच्चों से बातचीत करे और उसके दृष्टिकोण को महत्व दे। दोस्तों यह ऑप्शन जो है, अब देखिए मैं आपको एक बात दिखाता हूँ, जहाँ पे प्रश्न होगा तो जहाँ पे दोस्तों बच्चों के लिए प्रोत्साहन देना होगा, बच्चों के लिए सब कुछ हो रहा होगा। शिक्षक तो कुछ भी हो जाए, शिक्षक को उसकी बुद्धि खराब हो जाए, शिक्षक पागल हो जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु बच्चे के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे सुरक्षित होना चाहिए, बच्चों के हित की बात हो और जो है बच्चों को समझ में आना चाहिए और जो है बच्चे को सुरक्षित होना चाहिए। वहाँ जो वही ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, क्योंकि बाल केंद्र शिक्षा अपन NCERT में उसी के अनुसार अपन जो है प्रश्न हल करते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम 22वां प्रश्न। तो चलिए आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, कब होगा, यदि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों के अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन हो। यह दोस्तों हो नहीं सकता है, यह नेगेटिव वर्ड है।
इससे विद्यार्थियों में भय यह हो नहीं सकता है और इससे विद्यार्थियों को शिक्षकों की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। तो दोस्तों यह आपका सही लगता है। जो आप पढ़ने के बाद जो मूल्यांकन होता है, आकलन करते हैं, तो किस लिए करते हैं कि फीडबैक अब पता चल सके कि बच्चा कितना सीख रहा है। चलिए देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जितने भी प्रश्न इसमें हैं दोस्तों सभी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो दोस्तों इसमें क्या होगी? अनुमतिपरक या सुविधादाता या सत्तावादी या अधिनायकी। तो दोस्तों अधिनायकी हो नहीं सकता है, सत्तावादी शिक्षक हो नहीं सकता है। होना क्या है? केवल स्टूडेंट को सुविधा दो, स्टूडेंट को समझाओ, स्टूडेंट को सक्रिय बनाओ, उसकी जो है तर्क के आधार पर प्रश्न करो और विभिन्न संदर्भों में पढ़ाओ। तो दोस्तों क्या होगा? सुविधा। तो जहाँ पे जो है शिक्षक क्या देगा? प्रशिक्षु को सुविधा यानी बच्चे को सुविधा देगा। यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। देखिए, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जाती हैं या उस पर प्रभाव नहीं छोड़ती हैं या पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, एकमात्र निर्धारण होती हैं। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, विद्यार्थियों की शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम पर क्या होगा? अधिगम पर जो है प्रभाव छोड़ेगी। तो आपका जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या होता है? विद्यालयों पर भार बढ़ा देता है। विशेष आवश्यकता वाले या शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु या आर्स धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है या काल्पनिक लक्ष्य या जिसमें अक्षमता ना हो उसमें बच्चों के लिए हानिकारक है। दोस्तों इसमें से देखिए, आप समझिए इसको, विशेष आवश्यकता वाली, तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बताइए। तो आपका इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। चलिए, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से उपयुक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ावा देती है। कथन किसका है? दोस्तों इसमें आपको सीधा सीधा जो है कथन बताना है। तो आप देखिए, यह कथन है, तो कैसा कथन है आप देखिए, इसको समझिए। तो दोस्तों यह सही है क्योंकि कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, और गलत है क्योंकि आवश्यक स्पर्धा। तो दोस्तों इसको हटा दो। गलत है क्योंकि इसमें बच्चे दुविधा उत्पन्न करते हैं और वे स्वयं अलग अलग समूह में रहते हैं। तो दोस्तों इसका आपका जो है कौन सा सही होगा? तो इसमें होगा सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। दोस्तों यह आपका सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम 27वां प्रश्न है आपका। देखिए, सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। यानी सुनने में असमर्थ है तो क्या हुआ है? कुछ कर नहीं सकता। यह नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। श्रवण असमर्थता बालक बच्चे विद्यालय में ही भेजे जाना चाहिए और नियमित विद्यालय में नहीं, ऐसा नहीं है। केवल यहाँ पे है उसको हटा दो। तो इसमें आपका कौन सा होगा ऑप्शन दोस्तों? इसमें आपका होगा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसको उपयुक्त सुविधा और साधन मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो बहुत जो है वह बहुत ही जो क्या लिखा है, तो तुकन मिजाज होता है, वह रम्मी व्यवहार जैसे हाथ पैर थपथपाना डोलता है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो दोस्तों इसमें तो आपको सब कुछ अलग स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि कौन सा सही हो सकता है कि यदि वह कक्षा की गतिविधियां और चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब सा जाता है। दोस्तों उसको चाहिए कि उसको जल्दी जल्दी काम दिया जाए और जो भी वह सीखता जाए उसके आगे का उसको मतलब पढ़ाता जाना चाहिए। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो एक शिक्षिका प्रभावी ढंग से अपनी जो है प्राथमिक कक्षा में बढ़ा सकती है। कैसी?
अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर या विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित बनाकर। दोस्तों यहाँ ये ऑप्शन जहाँ भी आपको अगर है में पूछा जाएगा, नहीं में पूछा जाए तो नहीं दोस्तों। अगर अधिगम को बढ़ा सकती है और है इस प्रकार पॉजिटिव में दोस्तों यह ऑप्शन आपका हर जगह सही होगा कि जो है विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध करके पढ़ाया जाए। दोस्तों यह आपका हमेशा पॉजिटिव में आता है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो चलिए दोस्तों आपको देखिए, अब इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस बार। या बच्चे की जानकारी निष्क्रिय प्राप्त करता है, और बच्चे समस्या समाधान करता है, और बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन होगा। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं हम, देखिए BCD, यानी बच्चे क्या है? बच्चे साधन करता है, और बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है। तो दोस्तों इसमें से आपका यह जो है बच्चे निष्क्रिय प्राप्त करता है, यह आपका खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप देखिए, आप में इस हमने देखी अभी आपके जो है बाल विकास और जो है शिक्षा शास्त्र के प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे आपका जो भी अगला सब्जेक्ट होगा, पर्यावरण से संबंधित 30 प्रश्न है। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको वह भी मिल जाएगा। तो दोस्तों हम प्रीवियस ईयर करके जो है प्लेलिस्ट बना देते हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको जो है यहाँ से जो है लाभदायक कंटेंट मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।